तो जय नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल रैपिड स्टडी में। तो हम जो एसएससी एमटीएस 2024 के लिए प्रैक्टिस सेट लगा रहे हैं उसके प्रैक्टिस सेट 7 का आज हम सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। ठीक है, सबसे पहले रिवीजन कर लेते हैं सेट नंबर 6 के कुछ क्वेश्चनों का। और उससे पहले हम ये आपको बता दें कि इसकी जो पीडीएफ है वो आपको हमारे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। ठीक है, आप जाकर एक बार विजिट जरूर कर देना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन ये है कि टी शिवलंगन का संबंध किससे है। तो टी शिवलंगन का संबंध किससे है? नादुस्वरम वाद्ययंत्र से है। नादुस्वरम क्या है? एक वाद्ययंत्र है। दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में कब जोड़ा गया? तो 2021 में दुर्गा पूजा को यूनेस्को की अमूर्त धरोहर में जोड़ा गया। ओलंपिक में भारत में मतलब जब ओलंपिक हुए थे तो फर्स्ट भारतीय कौन थे जिन्होंने ध्वज जो है वो लहराया था? तो पूर्णिमा बनर्जी जो है इन्होंने लहराया था। और कब लहराया था? तो 1920 में। कब? 1920 में इन्होंने दोहराया था। ठीक है, चेरी ब्लॉसम फेस्टिवल की बात कर लेते हैं। ये कहाँ पर मनाया जाता है? तो चेरी किसके समान होती है? मणि के समान होती है। वैसे तो हमने 95% कूट वाले जो हैं उनको हमने मिजोरम में रखा है, लेकिन एक है कांग जात्रा कूट, ये कहाँ मनाया जाता है? ये मणिपुर में मनाया जाता है। ठीक है, इसको अलग से याद रखेंगे। विधान परिषद की बात कर लेते हैं। विधान परिषद और राज्यसभा का जो सभापति है वो किस किस आर्टिकल में होते हैं? ठीक है, तो विधान परिषद का जो सभापति है वो 89 में होता है और राज्यसभा का जो सभापति होता है वो 64 में होता है। ठीक है, उपराष्ट्रपति की बात की गई थी। उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा का सभापति किस आर्टिकल में होगा? तो आर्टिकल 64 में होगा। ठीक है, और 23 की बात कर 63 की बात करते हैं तो एक भारत में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति होना चाहिए। आर्टिकल 63 ये कहता है। 52 राष्ट्रपति को डिकोड करता है। ठीक है, फोटोमीटर किससे संबंधित है? तो प्रकाश की तीव्रता से ये संबंधित है। एनीमोमीटर अभी 31 की सेकेंड शिफ्ट में आया था, ये किससे संबंधित है? तो हवा की गति से संबंधित है। 2016 में विमुद्रीकरण के समय राष्ट्रपति कौन थे? तो प्रणब मुखर्जी जो हैं वो राष्ट्रपति के पद पर थे। विमुद्रीकरण भारत में कितनी बार हो चुका है ये आप हमको कमेंट बॉक्स में बता देना। अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? तो विंसेंट स्मिथ जो हैं अर्ली हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं। सुंग वंश के संस्थापक कौन है? तो पुष्यमित्र सुंग जो है वो सुंग वंश के संस्थापक। और इसका अंतिम शासक कौन था? तो अंतिम शासक जो है वो देवभूति था। पुष्यमित्र सुंग ने मौर्य वंश को खत्म करने के बाद में सुंग वंश की स्थापना की थी। नेत्र दान करते हैं तो हम नेत्र का कौन सा भाग जो है वो दान करते हैं? तो कॉर्निया जो है उसको हम दान करते हैं। कुचिपुड़ी की बात कर लेते हैं तो कुचिपुड़ी आंध्रा का एक शास्त्रीय नृत्य है जिसको हम साउथ इंडिया के नृत्य के नाम से जानते हैं। और कुचिपुड़ी कर्नाटक संगीत से संबंधित है। हिंदुस्तानी संगीत की बात कर लेते हैं, ये नॉर्थ इंडिया का संगीत है। कर्नाटक म्यूजिक की बात कर लेते हैं। कर्नाटक म्यूजिक के पिता किसको कहते हैं? तो पुरंदर दास को कहते हैं। मेल की बात कर लेते हैं तो त्रिमूर्ति, त्यागराज, मुत्थुस्वामी, श्यामा शास्त्री जो हैं ये कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित है। फीमेल में कौन कौन सी हैं? तो MS सुब्बुलक्ष्मी हैं जिनको 1998 में भारत रत्न दिया गया था। ठीक है, और DK पट्टमल और बसंत कुमारी जो हैं ये फीमेल कर्नाटक से संबंधित हैं। ये फीमेल्स हैं जो कर्नाटक संगीत से संबंधित हैं। कुचिपुड़ी के जनक किसको कहा जाता है? तो कुचिपुड़ी के जनक जो हैं वो सत्येंद्र योगी को कहा जाता है। और कुचिपुड़ी किसका शास्त्रीय नृत्य है? तो आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले के कुचेलापुरम में, ये कुचेलापुरम से संबंधित है। कहाँ से? कुचिपुड़ी, कुचेलापुरम और कृष्णानगर, ये याद रखेंगे। ठीक है, काका से ही संबंधित है। पीतल की तस्करी में किया जाता है। ठीक है, मंडूक शब्द किससे संबंधित है? जो कुएं के मेढक जो होते हैं ना उतने ही स्थान में रहते हैं उसको हम कूप मंडूक के नाम से भी जानते हैं। मंडूक संबंध जो है वो मेढक की स्टोरी से संबंधित है। लाहौर नृत्य कहाँ का है? तो लाहौर नृत्य जो है वो मेघालय का है। नाटी की बात कर लेते हैं तो हिमाचल प्रदेश का नाटी नृत्य है। इसमें धमाल मचाती है नाटी छोरा है वो छप छप करके थाली में धमाल मचाता है। क्या मचाता है? धमाल। रऊफ की बात कर लेते हैं और हेकत, कूद, हफीजा, क्यांग माला, धुरेही, राक्षस, ये सभी कहाँ के हैं? जम्मू एंड कश्मीर के हैं। ठीक है,
प्रसिद्ध तबला वादक कौन है? तो अल्लाह रखा खां जो है ये प्रसिद्ध तबला वादक है। टी.एन. कृष्णन की बात कर लेते हैं तो टी.एन. कृष्णन किससे संबंधित हैं? वायलिन से संबंधित है। पंडित भीमसेन जोशी की बात कर लेते हैं, ये किराने घराने से संबंधित हैं और ये शास्त्रीय गायन से भी संबंधित है। इन्हें भारत रत्न दिया गया था, किन्हें? पंडित भीमसेन जोशी को। हरिप्रसाद चौरसिया की बात कर लेते हैं तो हरि किससे संबंधित हैं? श्री कृष्ण जो है वो किससे संबंधित है? बांसुरी से संबंधित है। और 2024 का ग्रैमी अवार्ड किससे सम्मानित किया गया है? तो राकेश चौरसिया को 2024 के ग्रैमी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। तबला की बात कर लेते हैं तो पंडित रविशंकर घोष जो है ये किससे संबंधित है? तबले से। अनोखे लाल मिश्र ये भी किससे संबंधित हैं? तो ये भी तबले से संबंधित हैं। जाकिर हुसैन की बात कर लेते हैं, इन्हें 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया और ये भी किससे संबंधित हैं? तो तबला से। रविंद्र यावागल ये भी किससे संबंधित हैं? तबला से। लतीफ़ खां, विजय घटे और उदय मजूमदार ये सभी किससे हैं? तबले से संबंधित हैं। वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2023 के विजेता की बात कर लेते हैं तो मुंबई इंडियंस जो है इसकी विजेता रही है, जिसकी वुमेन प्रीमियर लीग है ये, ठीक है? ये वुमेन प्रीमियर लीग है, ये वर्ल्ड प्रीमियर लीग है, ठीक है? तो वुमेन प्रीमियर लीग में मुंबई इंडियंस वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स जो है इसमें जो विजेता रही है वो मुंबई इंडियंस रही है, जिसकी कैप्टन जो रही है कौन? हरमनप्रीत जो है इसकी कैप्टन रही हैं। फर्स्ट एंड लास्ट मैच जो है वो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम नवी मुंबई में खेला गया। कहाँ पर? नवी मुंबई महाराष्ट्र में ये खेला गया। और अंतिम कौन सा स्टेडियम है? तो डी.वाई. पाटिल स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। वर्ल्ड प्रीमियर लीग 2024 के विजेता कौन है? तो आरसीबी वर्सेस ये भी वुमेन प्रीमियर लीग ये भी है, ठीक है? बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं वर्ल्ड प्रीमियर लीग में और वुमेन प्रीमियर लीग में। तो आरसीबी वर्सेस दिल्ली डेयर डेविल्स, इसकी कैप्टन कौन रही है? तो स्मृति मंदाना जो है इसकी कैपिटल रही हैं। फाइनल इसका कहाँ खेला गया है? तो अरुण जेटली स्टेडियम फिरोज शाह कोटला में ये खेला गया है, ठीक है? ऑरेंज कैप किसको मिली है? तो ऑरेंज कैप के लिए जो है वो सर्वाधिक रन के लिए ऑरेंज कैप मिलती है। और पर्पल कैप किसके लिए मिलती है? तो सर्वाधिक विकेट के लिए ये पर्पल कैप मिलती है, ठीक है? एलिस पेटी को ऑरेंज कैप मिली है और श्रेयंका पाटिल को क्या मिली है? पर्पल कैप मिली है, ठीक है? ये दोनों ही किससे संबंधित हैं? तो आरसीबी से संबंधित हैं। लॉन टेनिस डबल्स की बात कर लेते हैं तो लॉन टेनिस जो है वो किस पर खेला जाता है? तो ये कोर्ट पर खेला जाता है। किस पर? कोर्ट पर, ठीक है? ये 78 बाई 36 फीट पर खेली जाती है। नेट की ऊंचाई कितनी होती है? तो 3 फीट जो है इसकी ऊंचाई होती है। रणजी ट्रॉफी किससे संबंधित है? तो रणजी ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। ग्रैंड स्लैम कौन कौन 4 प्रकार के ग्रैंड स्लैम होते हैं हमने बताया था आपको। AFVU, AFVU का नेम याद रख लेंगे, ऑस्ट्रेलिया, फ्रेंच और USA। और AFB विंबलडन। और सबसे इसमें पुराना कौन सा है? तो विंबलडन इसमें सबसे पुराना है। 1877 की बात कर लेते हैं, सबसे पुराना कौन सा है? तो विंबलडन है, ठीक है? और इनके खेलने का जो अगर इनके क्रम की बात की जाए तो AFBU, इनके ऐसा ही इनका जो है क्रम याद रखेंगे, ठीक है? पहले ऑस्ट्रेलियन ओपन खोला जाता है, फिर फ्रेंच, उसके बाद में विंबलडन, उसके बाद में US ओपन। तो विंबलडन जो है वो सबसे पुराना है। बॉल के वजन की बात कर लेते हैं तो 56 से लेकर 59 ग्राम जो है बॉल का वजन रहता है लॉन टेनिस में, ठीक है? शॉर्ट पुट में धातु की गेंद कितनी होती है? तो शॉर्ट पुट में जो धातु की गेंद है, देखो मेल की बात कर लेते हैं तो 7.26 किलोग्राम यानी कि 16 पाउंड तक हम जाते हैं। और 1 किलोग्राम में कितने पाउंड होते हैं? तो 1 किलोग्राम में 2.2 पाउंड होते हैं। फीमेल की बात कर लेते हैं तो 4 किलोग्राम जो है जो धातु की गेंद होती है शॉर्ट पुट में। शॉर्ट पुट एक गोल तरह की गेंद होती है जिसको हम गर्दन से सटा के फेंकने की कोशिश करते हैं। MP पुलिस का अगर आप फिजिकल देने गए हो या फिर फिजिकल के बारे में पता हो तो आपको शॉर्ट पुट गेंद के बारे में भी पता होगी। मेल शॉर्ट पुट ओलंपिक में कब शामिल की गई? तो 1896 में जो है इसको शामिल किया गया है। और फीमेल को कब शामिल किया गया? तो 1948 में इसको शामिल किया गया। पहले मेल को आता है 1896 में, फिर 1948 में फीमेल शॉर्ट पुट को ओलंपिक में शामिल कर लिया गया। फेंकने वाला सर्किल होता है वो कितने डायमीटर का होता है? तो जो डायमीटर होता है उसका 7 फीट डायमीटर होता है, ठीक है? और रेडियस की बात कर लेते हैं तो 2.135 रेडियस की बात कर लेते हैं तो 3.15 फीट त्रिज्या यानी कि रेडियस होती है। और डायमीटर की बात कर लेते हैं तो 7 फीट जो है इसका
व्यास होता है। ठीक है, फेंकने के लिए सबसे अच्छा एंगल कौन सा माना जाता है? तो 40 एंगल पर अगर आप फेंकेंगे तो सबसे ज़्यादा शॉर्ट पुट जो है वो दूरी तक जाएगा। गोला फेंकने में फेमस भारतीय कौन कौन सी हैं? तो गोला ऐसी कौन कौन सी फीमेल्स भारतीय हैं जो गोला फेंक में हैं? ठीक है, इनके नाम से संबंधित है। तो आबा खटुआ, तेजिंदर पाल सिंह तूर, इंद्रजीत सिंह और जोगिंदर सिंह बेदी, ये चारों ऐसी फीमेल्स हैं जो शॉर्ट पुट से संबंधित हैं। ठीक है, और जो ओलंपिक में भी भाग ले चुकी हैं। गो गेट एजुकेशन किससे संबंधित है? तो गो गेट एजुकेशन जो है ये किसकी है? तो पहले तो जान लेते हैं द गोल्डन थ्रेशोल्ड किसकी है? तो ये सरोजनी नायडू की है। ज्योतिबा फुले की कौन सी है? तो गुलामगिरी जो है वो ज्योतिबा फुले की एक पुस्तक है। ठीक है, और ये किस भाषा में लिखी गई है? तो मराठी भाषा में लिखी गई है। इनके वाइफ की बात कर लेते हैं। तो सावित्रीबाई फुले इनकी वाइफ थी। और ज्योतिबा फुले ने क्या किया था? 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। भारत में फर्स्ट महिला स्कूल जो पुणे में खेला गया था वो इनके ही द्वारा खोला गया था। किनके? ज्योतिबा फुले के द्वारा। कब? 1852 में। SNDT की बात कर लेते हैं। श्रीनाथी वाई ठाकरसी विश्वविद्यालय, ये कहाँ पर स्थित है? तो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, भारत की फर्स्ट महिला उपाध्यक्ष कौन, अध्यापक कौन थी? तो सावित्रीबाई फुले जो हैं ये फर्स्ट महिला अध्यापक बनी थी। बाल हत्या प्रतिबंध गृह स्थापना कब किया गया है? तो बाल हत्या प्रतिबंध गृह जो है इनके ज्योतिबा फुले के द्वारा 1853 में इसकी स्थापना की गई। यूनेस्को की बात कर लेते हैं। तो यूनेस्को में कितनी साइटें हैं? तो 43 साइटें हैं, जिसमें से 35 कल्चरल साइटें हैं और 7 मतलब नेचुरल साइटें हैं और एक जो है वो मिक्सअप है। कौन सी है? मिक्सअप। ठीक है, 7 नेचुरल को हिंदी में क्या बोलते हैं? अभी दिमाग मतलब एकदम जुबान पे नहीं आ रहा है, आप अपना समझ लेना। नेचुरल से संबंधित है। केवलादेव नेशनल पार्क को कब शामिल किया गया यूनेस्को की साइट में? तो 1985 में शामिल किया गया। एकमात्र मिश्रित अभी हमने एक जो बताई ना ये मिक्सअप में है। ठीक है, मिक्सअप को ही मिश्रित बोलते हैं। तो कंचनजंगा सिक्किम वाली जो है इसको 2016 में शामिल किया गया। नंदा देवी कहाँ पर है? तो ये उत्तराखंड में है। और इसको कब यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया? तो 1988 में शामिल किया गया। स्वर्ण चतुर्भुज से क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बनते हैं तो इसको देखना इंपॉर्टेंट बन जाता है। स्वर्ण चतुर्भुज में सबसे पहले तो हम जान लेते हैं कि ये 4 जो स्टेट है ये वहाँ से होकर गुजरती है। पहला है दिल्ली से कोलकाता, पहला भाग। दूसरा भाग है कोलकाता से चेन्नई, यानी कि ऐसे समझ लो ऐसे एक रेल है, यहाँ दिल्ली है, यहाँ कोलकाता है, यहाँ चेन्नई है, यहाँ मुंबई है। यहाँ दिल्ली से पहले कोलकाता, कोलकाता से चेन्नई, चेन्नई से मुंबई, मुंबई से फिर दिल्ली। ठीक है, तो 4 याद रखेंगे, दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को। इसके अलावा अगर हम बात कर लेते हैं इसकी डिस्टेंस कुल कितनी है, तो इसकी डिस्टेंस की बात कर लेते हैं तो 5847 किलोमीटर इसकी डिस्टेंस है। ठीक है, अगर स्टेट की बात कर लेते हैं कि स्वर्ण चतुर्भुज कितने स्टेट से होकर गुजरता है, तो 13 स्टेट से होकर गुजरता है। ठीक है, वैसे तो ये 4 स्टेट में मतलब इनके एरियाज हैं बटे हुए। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें बाकी कुछ इसमें इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, आगे चलते हैं कि इसका निर्माण जो है वो किसके द्वारा किया गया था, तो नहाई के द्वारा, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, जिसकी स्थापना 1994 में की जाती है, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, नई दिल्ली में स्थित है। और समतल पर NH बनाता है। पहाड़ी क्षेत्र सड़क निर्माण में देखो जो समतल होते हैं उसके लिए तो नहाई काम करता है, और जो पहाड़ी वाले एरिया होते हैं उसके लिए कौन काम करता है, तो बॉर्डर रोड एंड ऑर्गेनाइजेशन जो है ये, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में BRO बोलते हैं, जिसकी स्थापना 1960 में हुई थी और जिसका हेडक्वार्टर दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो पहाड़ी क्षेत्र के लिए कौन आता है, तो BRO आती है। अगला क्वेश्चन है कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, यानी कि किस आर्टिकल में बोला गया है, तो आर्टिकल 75 में ये बोला गया है कि मंत्रिपरिषद जो है वो सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। राज्यसभा में विधानसभा के प्रति कब होती है, तो 75 की 1 में। ठीक है, PM नियुक्ति करती है। PM जो है वो नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है, तो प्रेसिडेंट जो है वो PM की नियुक्ति करता है आर्टिकल 75(1) के तहत। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति PM की सलाह पर प्रेसिडेंट करता है। किसकी, देखो
प्रेसिडेंट है, पीएम की नियुक्ति कर देगा, ठीक है, आर्टिकल 75 के तहत। फिर पीएम जो है वो सलाह देगा प्रेसिडेंट को, यानी कि प्रधानमंत्री जो है वो सलाह देगा राष्ट्रपति को कि अब किनकी जो है नियुक्ति की जानी चाहिए अन्य मंत्रियों की। लोकसभा में 15% से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। 75 का क्लोज नंबर 2 ये कहता है कि मंत्री जो है वो प्रेसिडेंट के प्रसाद पर्यंत होंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है वो उनकी नियुक्ति करेगा अन्य मंत्रियों की। 75 का तीसरा क्या कहता है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। किसके प्रति? लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होंगे। भारत की न्यायवादी भारत सरकार का होता है, तो भारत के न्यायवादी के आर्टिकल की बात कर लेते हैं। तो आर्टिकल 76 क्या कहता है कि भारत में एक न्यायवादी होना चाहिए, ठीक है। महाधिवक्ता की बात कर लेते हैं तो 165 जो है वो महाधिवक्ता को डिकोड करता है। तो 16वें नंबर के न्यायवादी कौन है? तो 16वें नंबर के न्यायवादी हैं कौन? आर वेंकट रमणी, ठीक है। और यही मुख्य विधि अधिकारी भी कहते हैं। फर्स्ट न्यायवादी कौन थी? तो फर्स्ट न्यायवादी जो है वो MC सीतलवाड़ थी। कब? 1950 से लेकर 1963 तक। इसके बाद में सेकंड कौन बने? तो CK दफ्तरी जो है वो सेकंड नंबर के न्यायवादी बनते हैं। आर्टिकल 88 क्या कहता है? आर्टिकल 88 ये कहता है कि अटॉर्नी जनरल जो है वो संसद सदन में भाग तो ले सकता है। कब? संसद सदन में भाग तो ले सकता है, लेकिन उसमें वोटिंग करने का अधिकार उसके पास में नहीं है। वेतन की बात कर लेते हैं तो वेतन इसका कोई निश्चित नहीं होता है और ना ही कार्यकाल इसका निश्चित होता है। किसका? न्यायवादी का। प्रेसिडेंट के वेतन की बात कर लेते हैं तो प्रेसिडेंट का वेतन जो है वो 5 लाख होता है। और वाइस प्रेसिडेंट की बात कर लेते हैं तो 4.5 लाख इसका वेतन होता है। आर्टिकल 12 ये कहता है कि प्रेसिडेंट जो है आर्टिकल 12 नहीं है, भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन नियम बनाता है। प्रेसिडेंट जो है वो भारत सरकार के व्यापार के अधिक सुविधाजनक लेन देन नियमन बनाता है। आर्टिकल 77 क्या कहता है कि कार्यपालिका संबंधी कार्य जितने भी हैं, ये क्वेश्चन है 12वां और ये क्वेश्चन है 13वां, ठीक है। ये क्वेश्चन है ना कि आर्टिकल है। कार्यपालिका संबंधी जो है जितने भी कार्य होंगे कार्यपालिका संबंधी तो वो किसके अंडर में जाएंगे? तो प्रेसिडेंट के नाम से हुए माने जाएंगे। संयुक्त बैठक की बात कर लेते हैं तो आर्टिकल 108 संयुक्त बैठक को डिकोड करती है। और संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वो कहाँ से लिया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया के प्रावधान से जो है वो संयुक्त बैठक का मतलब प्रावधान है लिया गया है। दोनों सदनों के मध्य मैक्सिमम कितने महीने का अंतर होना चाहिए? तो 6 माह का जो अंतर है वो होना ज़रूरी है, ठीक है। संसद के सत्र की बात कर लेते हैं तो किसमें दिया गया है? तो संसद का जो सत्र है वो आर्टिकल 85 में दिया गया है। संसद के सत्र कितने प्रकार के होते हैं? तो 3 प्रकार के होते हैं। पहला होता है बजट सत्र जो कि फरवरी मई में होता है। मानसून बजट जिसको हम कहते हैं वो जुलाई अगस्त में होता है। और शीतकालीन सत्र की बात कर लेते हैं तो नवंबर दिसंबर में ये होता है, ठीक है। कम से कम 2 सेशन हो सकते हैं कितने के गैप पर? तो 6 माह के अंदर मतलब 6 माह से ज़्यादा इनका गैप नहीं होना चाहिए। आर्टिकल 87 क्या कहता है कि प्रेसिडेंट जो है वो विशेष अभिभाषण दे सकता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14वां ये है कि पृथ्वी के सबसे नज़दीक दूसरा तारा कौन सा है? तो दूसरा तारा जो है जिसको हम डॉग स्टार के नाम से जानते हैं और हिंदी में हम सीरियस के नाम से इसको जानते हैं। सबसे नज़दीक कौन सा है? तो प्रॉक्सिमा सेंचुरी है जो सबसे नज़दीक है। ध्रुव तारे से पृथ्वी की दूरी कितनी है? तो ध्रुव तारे से पृथ्वी की दूरी जो है वो 433 प्रकाश वर्ष है। और प्रकाश वर्ष क्या है? एक दूरी मापने की इकाई मानी जाती है। पृथ्वी की सतह से ऊपर की तरफ क्या है? तो देखो पहले क्षोभ मंडल आता है, फिर समताप मंडल आता है, फिर मध्य मंडल आता है, फिर आयन मंडल आता है, उसके बाद में बाह्य मंडल, यानी कि सबसे जो अंतिम हम लोग जहाँ रहते हैं वो हम किस में रहते हैं? तो क्षोभ मंडल में रहते हैं, ठीक है। जहाँ पे आंधी बारिश ये सभी आती हैं। अब आंधी बारिश आएगी तो वहाँ पे हवाई जहाज़ तो उड़ नहीं पाएंगे, हवाई जहाज़ तो इनके ऊपर उड़ने चाहिए ना। तो क्षोभ मंडल के ऊपर कौन सा है? तो समताप मंडल। और समताप मंडल में ही क्या होता है? जो एरोप्लेन वगैरह है और ओजोन लेयर जो है वो किस में है? तो समताप मंडल में है। जिसकी हाइट कितनी होती है? तो 18 से 50 किलोमीटर इसकी हाइट होती है। मीजोस्फीयर की बात कर लेते हैं तो मध्य मंडल जो है
मीजोस्फीयर की हाइट कितनी है, तो 50 से लेकर 80 तक मीजोस्फीयर की है। ठीक है, ओजोन लेयर को मापने के लिए किस इकाई का उपयोग किया जाता है, मोटाई को मापने के लिए, कि ओजोन लेयर का क्षय हो रहा है तो कोई तो ऐसी इकाई होगी जिसको मापा जाता होगा, तो डॉप्सन इकाई जो है इसको मापने के लिए काम आती है। आयन मंडल की बात कर लेते हैं, तो 80 से लेकर 700 किलोमीटर जो है वो आयन मंडल का काम होता है, और उसके बाद में 700 किलोमीटर के बाहर जितनी भी है वो वायुमंडल में आ जाएगी। यमुना नदी की बात कर लेते हैं, किस स्टेट से गुजरती है, तो यमुना नदी जो है इसका उद्गम स्थल जो है वो यमुनोत्री नदी से होता है। कहाँ से? यमुनोत्री से होता है, किसका? यमुना नदी का। और ये किस स्टेट से होकर गुजरती हैं, तो उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश से होकर यमुना नदी, ये यूपी लिखा हुआ है, ठीक है, यूपी से होकर निकलती हैं। इसकी लंबाई कितनी है यमुना की, तो 1376 किलोमीटर इसकी लंबाई है। सबसे लंबी सहायक नदी इसकी कौन सी है यमुना की, तो टोंस नदी जो है इसकी सबसे लंबी सहायक नदी मानी जाती है। अन्य भी हैं, केन, बेतवा, चंबल, हनुमान गंगा, ऋषि गंगा, हिंडन नदी। ठीक है, यमुना के किनारे कौन सी यूनेस्को साइट है जो स्थित है, तो आगरा का किला जो है ये किसके किनारे है, तो ये आगरा का जो किला है या फिर ताजमहल जो है, ये दोनों को 1983 में यूनेस्को की साइट में जोड़ा गया था, और ये दोनों ही यमुना नदी के किनारे स्थित हैं। लाल किला इसको 2007 में यूनेस्को साइट में जोड़ा गया था। ग्रेटर नोएडा हो, इटावा हो, हमीरपुर हो, यहाँ पर कौन सी नदी है, यहाँ पर यमुना नदी है। तापी नदी का उद्गम स्थल कहाँ से होता है, तो तापी नदी का जो उद्गम स्थल है वो एमपी के बैतूल जिले मुल्लाई स्थल से होता है। और ये किस स्टेट से होकर निकलती हैं तापी नदी, तो एमपी, महाराष्ट्र, गुजरात से होकर निकलती हैं। इसको हम नर्मदा की जुड़वा बहन के नाम से भी जानते हैं तापी नदी को। ये पूर्व से, नर्मदा और तापी ऐसी दो नदियां हैं जो पूर्व से पश्चिम की ओर बहती हैं। कौन सी? नर्मदा और तापी नदी। ये कहाँ पर जाकर गिरती हैं, अब पश्चिम की ओर बह रही हैं, तो पश्चिम की ओर जो है तो बंगाल की खाड़ी तो होगी नहीं, तो पश्चिम की ओर क्या है, अरब की खाड़ी है, तो ये अरब सागर में जाकर गिरेंगी। अरब सागर में और कौन कौन सी गिरती हैं, तो सिंधु है, नर्मदा है, साबरमती है, पूर्णा नदी है, ये सभी अरब सागर में गिरती हैं जाकर। चंद्रगुप्त द्वितीय की बात कर लेते हैं, तो चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में जो है वो नवरत्न रहते थे। मंत्र शास्त्र के रचनाकार कौन है, तो बेताल भट्ट जो है, जिनको सिंहासन बत्तीसी के नाम से भी जानते हैं। अमर सिंह द्वारा कौन सी लिखी गई, तो अमर कोश जो है वो अमर सिंह के द्वारा लिखी गई। छपनक किससे संबंधित है, तो छपनक जो है वो ज्योतिष से संबंधित है। घटकरा, पाड़ा, कालिदास, ये सभी नवरत्नों में शामिल थे। शुंग चिकित्सक, बररुचि जो कि व्याकरण से संबंधित हैं। शंकु वास्तुकार से संबंधित है। चिकित्सक कौन थे, तो धन्वंतरी जो थे वो चिकित्सक थे। ये नवरत्नों की बात हो रही है, ठीक है। वराहमिहिर की मतलब इनकी पुस्तक कौन कौन सी है, तो पंच सिद्धांत का, वृहत संहिता और वृहत जातक जो है वो वराहमिहिर की हैं। और ये कौन थे, ये एक खगोल शास्त्रीय थे। कौन थे, खगोल के शास्त्रीय थे। किस अभिलेखों में स्कंदगुप्त के होड़ों पर विजय का उल्लेख लिखा गया है, तो भीतरी शिलालेख जो है, जो कि अपने कानपुर में स्थित है, ठीक है। इसमें स्कंदगुप्त के होड़ों के विजय का उल्लेख लिखा गया है, ठीक है। बाकी आगे चलते हैं। इसका जीर्णोद्धार मतलब यानी कि पुनः निर्माण किसके द्वारा कराया गया, तो रुद्रदमन ने इसका पुनः निर्माण करवाया। और पुनः जीर्णोद्धार यानी कि फिर उनके बाद किसने करवाया, तो स्कंदगुप्त ने करवाया। वैसे ये क्वेश्चन पूछा नहीं जाएगा, मुझे पता है, क्योंकि 2-3 बार उनका जो जीर्णोद्धार है यानी कि पुनः निर्माण करवाना जो है वो बार बार नहीं पूछा जाता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को छोड़ते हैं, बाकी चलते हैं जो इम्पोर्टेंट है। कुमारगुप्त ने क्या किया था, कुमारगुप्त ने नालंदा महाविश्वविद्यालय बनवाया था। कब? 5वीं सदी में, ठीक है। क्या था जो महाविद्यालय था, नालंदा महाविद्यालय, इसमें क्या था कि 5 बच्चों पर एक टीचर था। क्या था? 5 बच्चों पर एक टीचर होता था, ठीक है। फिर इसको जो है नष्ट करवा दिया गया, नालंदा महाविद्यालय को। पल्लवों की कैपिटल कौन सी थी, यानी कि पल्लवों की राजधानी कौन सी थी, तो कांचीपुरम जो है, कांचीपुरम कहाँ पर, तमिलनाडु वाला जो कांचीपुरम है, ये पल्लवों की राजधानी थी। पल्लव वंश, ठीक है, ये सब कहाँ के थे, ये सभी साउथ के जो वंश हैं वो थे, पल्लव वंश वगैरह हैं। और भी बहुत सारे वंश हैं, एग्जैक्टली मतलब मुंह पे नाम नहीं आता, तो तमिल और तेलुगु से संबंधित थे। पल्लव वंश के संस्थापक कौन थे, तो सिंह विष्णु जो है वो पल्लव वंश के संस्थापक थे।
आदि वराह गुफा मंदिर निर्माण जो है वो सिंह विष्णु के द्वारा ही करवाया गया था। इनके एक दरबारी कवि थे भारवी, और भारवी ने ही एक किसके, सिंह विष्णु के दरबारी कवि थे भारवी, और भारवी ने ही एक पुस्तक लिखी है किरातार्जुनीयम। ठीक है, किरातार्जुनीयम आपने एक पुस्तक लिखी होगी, किसके द्वारा है, भारवी के द्वारा है। और भारवी किसके दरबारी कवि थे, तो सिंह विष्णु के थे। और सिंह विष्णु ने क्या किया था, तो पल्लव वंश की स्थापना की थी, जिसकी राजधानी कहाँ थी, तो कांचीपुरम तमिलनाडु में थी। नरसिंह देव बर्मन की बात कर लेते हैं, तो महाबलीपुरम रथ मंदिर जो है नरसिंह वर्मन के द्वारा बनवाया गया था। कांची का कैलाश मंदिर भी इनके द्वारा बनवाया गया था। महेंद्र वर्मन की बात कर लेते हैं। महेंद्र वर्मन की एक पुस्तक है, कौन सी, मत विलास प्रहसन। ठीक है, वैनसांग कब आया था, तो वैनसांग जो है वो कांची में ही आया था। पुलकेशिन द्वितीय की बात कर लेते हैं, तो पुलकेशिन द्वितीय को चालुक्य वंश को हराया था, किसने, इसके द्वारा हराया गया था, नरसिंह वर्मन के द्वारा। इसके नरसिंह वर्मन का जो दरबारी कवि कौन था, तो दंडी था। कौन था, नरसिंह वर्मन का जो दरबारी कवि था वो कौन था, दंडी था। और इसने ही एक पुस्तक लिखी थी, 10 कुमार चरितम। कौन सी, 10 कुमार चरितम। ऐहोल शिलालेख की बात कर लेते हैं, तो ऐहोल शिलालेख जो है वो पुलकेशिन द्वितीय के द्वारा ऐहोल शिलालेख का निर्माण करवाया जाता है। चालुक्य वंश के संस्थापक कौन थे, तो पुलकेशिन फर्स्ट जो है वो चालुक्य वंश के संस्थापक थे। और चालुक्य वंश की कैपिटल और कौन सी थी, तो तापी या फिर बादामी, ये दो जो राजधानी है चालुक्य वंश की कैपिटल थी। ठीक है, और महाकूट अभिलेख से जानकारी मिलती है कि चालुक्य वंश की जो राजधानी थी वो वातापी थी। इसके अलावा आगे चलते हैं, राजा हर्षवर्धन की हार का उल्लेख भी जो है वो इसी में मिलता है। रवि कीर्ति की बात कर लेते हैं, तो चालुक्य वंश में पुलकेशिन द्वितीय के दरबारी जो हैं वो रवि कीर्ति थे। पृथ्वी के बिंदु पर गुरुत्वाकर्षण नहीं होता है, तो पृथ्वी के केंद्रों पर जो है वो गुरुत्वाकर्षण जो है वो नहीं होता है। ठीक है, जी के मान की वैल्यू कितनी होती है, तो जी का मान जो है वो 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर जो है इसका जी का मान होता है। ठीक है, इसके अलावा चलते हैं कि तुम जी की जो वैल्यू है वो किस में दी जाती है, तो जी की जो वैल्यू है वो हेनरी कैवेंडिश में दी जाती है। सदिश राशि की बात कर लेते हैं, तो सदिश और अदिश राशियाँ आपने सुनी होंगी। तो सदिश राशियाँ वे कहलाती हैं जो परिमाण के साथ साथ में दिशा को भी डिकोड करती हैं। सदिश, सा यानी सा मतलब सहित, और सदिश, दिश मतलब दिशा, यानी कि दिशा सहित होनी चाहिए। और अदिश का मतलब, आ का मतलब ना, और दिश का मतलब दिशा है, यानी कि दिशा को डिकोड ना करती हूँ। तो ऐसी कौन कौन सी हैं, तो आयतन, ताप, समय, कार्य जो है ये दिशा को डिकोड नहीं करती हैं। चाल, दूरी, द्रव्यमान, आयतन और ताप, समय, कार्य, बाकी जो भी आएंगी वो सदिश राशि में उनको हम रख देंगे। ठीक है, एक थिंक करना कि वो दिशा बता रही है या फिर नहीं बता रही है। ठीक है, अगर त्वरण है तो वो दिशा को डिकोड करती है, वेग है तो वो दिशा को डिकोड करती है। बाकी आप अदिश राशियाँ याद रखें, जो ना आए तो आप सदिश लगा देना। नेट्रोनियम किसका लैटिन नाम है, तो नेट्रोनियम किसका लैटिन नाम होता है, तो नेट्रियम से हम Na को संबंध रखते हैं, और Na किसको कहते हैं, तो सोडियम को कहते हैं। लिथोस या लिथियम किसको कहते हैं, लिथोस से हम क्या रखेंगे, ली, और ली को क्या कहते हैं, तो लिथोस कहते हैं। पोटेशियम को हम क्या कहते हैं लैटिन भाषा में, तो कैलियस कहते हैं। टिन को हम क्या कहते हैं, टिन का जो मतलब वैसे जो वो होता है ऐसा नहीं बोलते हैं। लोहा को क्या बोलते हैं, Fe बोलते हैं। और लैटिन नाम क्या है इसका, फेरम है, इसका स्टेनेन है। कॉपर तांबा जिसको हम बोलते हैं Cu, इसको हम लैटिन भाषा में क्या बोलते हैं, क्यूप्रिम बोलते हैं। सोना को हम Au बोलते हैं, और ऑरेंज जो है वो लैटिन भाषा में बोलते हैं। ठीक है, बाकी ये आप अपना देख लेंगे। अब चलते हैं आगे क्वेश्चन पर, और आगे क्वेश्चन पर चलने से पहले आपको बता दें कि सबसे मजबूत हड्डी जो है उसको हम मैंडिबल कहते हैं। ठीक है, फीमर जो है वो सबसे बड़ी हड्डी कहलाती है, और स्टेपिज जो है वो सबसे छोटी हड्डी कहलाती है। जीभ की हड्डी को क्या कहते हैं, तो जीभ की हड्डी को हायोड कहते हैं। क्या कहते हैं, हायोड कहते हैं। आगे चलते हैं, मानव शरीर में दाएं फेफड़े में कितने लोच में विभाजित किया गया है, तो मानव फेफड़ों के दाएं फेफड़े को 3 भागों में विभाजित किया गया है। देखो, लेफ्ट में 2 होते हैं और राइट में 3 होते हैं। ठीक है, लेफ्ट में 2 होते हैं, राइट में कितने होते हैं, 3 होते हैं, जिसमें LUL लेफ्ट अपर लोब बोलते हैं, LLL बोलते हैं लोअर लोब, RUL बोलते हैं राइट अपर लोब, RLL बोलते हैं राइट लोअर, लेफ्ट
लोअर लोब, यहाँ पे ये इसको हम लेफ्ट में लगाएंगे, ठीक है, यहाँ पे लेफ्ट लिख लेंगे आप अपने हाथ से। RML किसको बोलते हैं, तो राइट मिडिल लोब को बोलते हैं। स्पेशल ड्राइंग राइट SDR में 5 देशों की मुद्रा है जिसको हम 5R के नाम से जानते हैं, ठीक है। रेमनबी, रुपी, ठीक है, 5R यानी कि जो 5 देश इसमें शामिल हैं उनकी जो मुद्रा है वो R से ही शुरू होती है। ये किससे संबंधित है SDR, तो ये SDR जो है वो IMF से संबंधित है। किससे, IMF से संबंधित है, जिसकी स्थापना 1945 में होती है, ठीक है। विदेश मुद्रा का हिस्सा विदेशी मुद्रा संपत्ति RBI का गोल्ड स्टॉक SDR जो है वो इससे संबंधित है। बाकी आप 2 PDF बची हुई हैं, आप अपना पढ़ लेना, ठीक है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। और आज का क्वेश्चन ये है कि क्रिकेट पुरस्कार 2024 में किसे बेस्ट टेस्ट गेंदबाज चुना गया 2024 में, ठीक है। तो वैसे ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा सा, लास्ट वाला क्वेश्चन जो है ये भी, कि आई हैव द स्ट्रीट एक कुट्टी क्रिकेट स्टोरी किससे संबंधित है, तो ये सिद्धार्थ मूंगा से संबंधित है। किससे, सिद्धार्थ मूंगा से ये संबंधित है, ठीक है। बाप बेटे को आउट करने वाले फर्स्ट खिलाड़ी कौन है, तो रवि आर अश्विन, कौन, आर अश्विन, ठीक है। रिटायर आउट होने वाले फर्स्ट खिलाड़ी हैं, कौन से, रिटायर्ड आउट होने वाले फर्स्ट खिलाड़ी भी इन्हीं को हम कहते हैं। वैसे RPF में करंट अफेयर कम से कम 5 से 6 क्वेश्चन जो है वो करंट अफेयर के पूछे जाते हैं, तो आप करंट अफेयर पर भी थोड़ा बहुत ध्यान देते रहिए, ठीक है। अगर आपको इम्पोर्टेंट लगती है तो हम जो कुमार गौरव सर जो मतलब करंट अफेयर कराते हैं उसके हम हैंड रिटन PDF आपको प्रोवाइड करा सकते हैं, ठीक है। अगर आपकी इच्छा हो तो बता देना। अगर आप वीडियो लास्ट तक देखते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख देना। अगर सिर्फ PDF लेने के लिए आते हैं तो फिर आपकी इच्छा है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।